Hi guys, welcome to the session. I hope you guys have been doing absolutely fine. So this is Maninder Singh and I am presenting the 18th December of current affairs. आज है 19th of December, तो आज हम 18th of December के जो है करंट अफेयर्स वो डिस्कस करेंगे. तो ये करंट अफेयर्स आपको प्रेजेंट किए जाते हैं फ्रॉम ड्रीम IAS अकेडमी और ये करंट अफेयर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, स्पेशली जो PPSC का अभी रिलीज हुआ है, PCS के जो एग्जाम्स आए हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा टू बेटर अंडरस्टैंड दिस करंट अफेयर्स. तो लेट्स बिगिन. पहले हम कंटेंट सेक्शन को रिव्यू कर लेते हैं. अगर हम कंटेंट सेक्शन की बात करते हैं तो कंटेंट सेक्शन में हमारे पास आज 7 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और उनके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उनको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो ये है कि हमारे देश को अमेरिका ने करेंसी वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो उसको बेसिकली दे हैव पुट ऑन एज अ करेंसी मैनिपुलेटर. तो ये एक नेगेटिव साइड वाला करंट अफेयर है. सेकंड हमारा करंट अफेयर है विद रिस्पेक्ट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, स्पेशल स्पॉन्सरशिप स्कीम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम. तो ये किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए स्कीम है वो हम देखेंगे. उसके अलावा इंडिया का कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम को एक्सलेट करने की बात की और इसमें हमें फंड्स मिले हैं फ्रॉम इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. फिर IFSCA एक एयरक्राफ्ट लीजिंग रेगुलेशंस के ऊपर उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर को इशू किया है, तो उसके बारे में भी देखेंगे कि एयरक्राफ्ट लीजिंग रेगुलेशंस क्या होता है. नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जैसे रिवाइज कॉस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू डेवलपमेंट बैंक स्कीम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अभी एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है $1,000 मिलियन का, जिसमें से वो आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं नरेगा के अंदर. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन. तो यूएस ने इंडिया को करेंसी वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो बेसिकली उनको हाईलाइट किया है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके GS प्रीलिम्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंटली होल्ड कर सकता है, जिसके अंदर वियतनाम और स्विट्जरलैंड को करेंसी मैनिपुलेटर्स इसके अलावा लेबल किया गया है. तो इसमें बेसिकली आप समझ लेते हैं पूरा फंडा कि करेंसी मैनिपुलेशन कैसे होती है. देखिए, एक देश है जो अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली वीक कर लेता है, जैसे चाइना आर्टिफिशियली अपने युआन को वीक करके रखता है. आर्टिफिशियल वीक ऐसे करते हैं कि वो अपनी करेंसी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर बेच देते हैं और डॉलर्स को परचेज कर लेते हैं. तो सप्लाई ऑफ देयर करेंसी इंक्रीजेज एंड द डिमांड ऑफ जो सप्लाई ऑफ डॉलर्स वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे सप्लाई जैसी करेंसी की ज़्यादा होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो डाउन हो जाती है. और इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि जो चाइना के एक्सपोर्ट्स होते हैं वो चीपर हो जाते हैं और जो US के एक्सपोर्ट्स होते हैं वो डियरर हो जाते हैं, विच मीन्स US एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और चाइना के एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू है वो जो इन टर्म्स ऑफ उसकी जो पूरी वो है वो चीप हो जाती है. जब वो चीप हो जाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, वैल्यू ऑफ US डॉलर इंक्रीजेज. जैसे US डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो US के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही कम कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं, बिकॉज वो कॉस्टली हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जिनके एक्सपोर्ट्स इतने कॉस्टली नहीं होते अगर वो आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को जो है डी वैल्यू करके रखते हैं, जिसकी वजह से US के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो दूसरी कंट्री को डिक्रीज हो जाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज अमेरिका जो है वो जॉब्स जो है वो लूज करता है, बिकॉज दे स्टार्ट टू एक्सपोर्ट जॉब्स टू अदर नेशंस. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहती है कि जो कंट्रीज अपनी करेंसीज की मैनिपुलेशन करते हैं सो दैट उनके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सकें और अकाउंट सरप्लस जो है वो उनके फेवर में क्रिएट हो सके, बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके फेवर में क्रिएट हो सके. तो इस वजह से जो अमेरिका है वो अपने एक एक्ट के अंदर ये डिफाइन करता है कि अगर कोई भी कंट्री इन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर एंगेज्ड है तो उनको हम करेंसी मैनिपुलेटर्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी देश का अमेरिका के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड सरप्लस है और उसकी ट्रेड सरप्लस में उन्होंने डिफाइन किया कि अगर $20 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड सरप्लस है या फिर करंट अकाउंट जो कि जिसमें हमारा पूरा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डील होता है उसके अंदर 3% और मोर ऑफ इकोनॉमीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दूसरी कंट्री जिससे वो माल इंपोर्ट कर रहे हैं वो कंट्री जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है उसके अंदर इंटरवेंशन कर रही है, जानबूझ के इंटरवेंशन कर रही है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है बाय सेलिंग देयर करेंसीज. तो ऐसे 3 केसेस के अंदर जो है वो इन 3 केसेस के बेसिस के ऊपर, वो 3 क्राइटेरियाज के बेसिस के ऊपर ऐसी कंट्रीज को एनहांस जो है वो एनालिसिस करते हैं. और अगर एनहांस्ड एनालिसिस के बाद उन कंट्रीज का बायलैटरल टॉक्स के बाद भी जो है वो अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो उस कंट्री को करेंसी मैनिपुलेटर की डेजिग्नेशन जो है वो दे दी जाती है. द मोमेंट करेंसी मैनिपुलेटर उस पर्टिकुलर कंट्री को डेजिग्नेट कर दिया जाता है तो फिर US की जो US की पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और US के जो भी अमेरिका के जो भी हमारे वो हो जाते हैं, जो भी कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, वो फिर उनको ये पूरी की पूरी गाइडलाइंस इशू कर दी जाती है कि ऐसी कंट्रीज के साथ ट्रेड डील्स करना या ट्रेड
एंगेजमेंट्स करना जो है वो फ्रूटाइल होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ आइटम थी जो कि अभी अभी इंपॉर्टेंटली न्यूज़ में थी। तो इस वजह से अब इंडिया को भी इन्होंने करेंसी वॉच लिस्ट के अंदर डाला है और डेफिनेटली करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में डाल दिया है। और ऑन द अदर हैंड वियतनाम और स्विट्जरलैंड को तो इन्होंने लेबल कर ही दिया है कि दे आर करेंसी मैनिपुलेटर्स। यूएसए हम पढ़ लेते हैं एक बारी। यूएसए लिस्ट दोज कंट्रीज विच इट फील्स आर एंगेजिंग इन अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस बाय डेलिबरेटली। तो डेलिबरेटली का मतलब ये होता है कि वो जानबूझ के जो है अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके रखते हैं अगेंस्ट द डॉलर। इससे क्या होगा, उनका जो अमेरिका के एक्सपोर्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एनुअल रिपोर्ट, एक सेमी एनुअल रिपोर्ट रिलीज करता है जिसके अंदर वो ये देखता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो है वो कितने जानबूझ के जो कंट्रीज हैं वो डाउन कर रही हैं। और इस पर्टिकुलर पूरे जो प्रोसेस को वो एक एक्ट के अंदर करता है, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड एनफोर्समेंट एक्ट ऑफ 2015, और उसके अंदर वॉच लिस्ट के अंदर उन्होंने ये जो रखा हुआ है। दिस इज लोअरिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी प्रोवाइड्स एन अनफेयर एडवांटेज टू द पर्टिकुलर कंट्रीज एक्सपोर्ट्स ओवर द अदर्स बिकॉज डीवैल्यूएशन वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दैट कंट्री। यानी कि अगर डीवैल्यूएशन करते हैं तो वो जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से उसके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लग जाती है कंट्री। और उससे क्या होता है, जो दूसरी कंट्री जहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है उनका एक ट्रेड डेफिसिट जो है वो क्रिएट हो जाता है जो कि फेवरेबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी विद रिस्पेक्ट टू द करेंसी वॉच लिस्ट। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। देखिए, प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो लॉन्च की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जो स्टूडेंट्स थे उनको, जो यूथ है उनको बेसिकली उनके लिए ये स्पेशली ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे जम्मू एंड कश्मीर के या लद्दाख के, इनको स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी सो दैट दे कैन परस्यू अंडर ग्रेजुएट यूजी स्टडीज़ यूनियन टेरिटरी के बाद भी। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के बाहर अगर वो अपना ये करना चाहते हैं तो उनको ये स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल मिलेगी। तो इससे क्या है, बेसिकली एक ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि आपको जैसे पता है कि लास्ट ईयर 370 आर्टिकल को रिवोक करने के बाद एक ट्रस्ट जो डेफिसिट जो है वो क्रिएट हो गया था बिटवीन द कश्मीर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे कश्मीरी यूथ्स को टारगेट करने के लिए कि उनका ट्रस्ट दोबारा से इंडिया पे आए, तो उनको स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने दी है। उस स्कॉलरशिप स्कीम्स के भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वन इज एकेडमिक फीस और अनदर इज मेंटेनेंस अलाउंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो आपको जो है आइडिया होना चाहिए। जैसे ये एक नोटिफिकेशन इन्होंने निकाली है तो आप इस नोटिफिकेशन के बेसिस के ऊपर ही पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि ये AICTE के अंडर जो है पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा और इसके अंदर जैसे 10+2 जो एलिजिबिलिटी है, जो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, जिनकी कोर्स स्ट्रीम्स भी लिखी हुई है कि जनरल डिग्री है या फिर वो कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, और जिनका जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन जो है वो मतलब ये बेसिकली आइडिया है कि ये स्कॉलरशिप स्कीम्स दी जा रही है फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्पेशली लद्दाख, ताकि वो अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ को परस्यू कर सकें। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। The next important topic is with respect to a very important a deal जो इंडियन गवर्नमेंट की वर्ल्ड बैंक के साथ हुई है, और ये डील है ऑलमोस्ट $400 मिलियन प्रोजेक्ट्स की। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डील के अंदर जो वर्ल्ड बैंक है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया के वल्नरेबल और पुअर हाउस होल्ड्स को, यानी कि गरीब जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, सोशल असिस्टेंस हमें प्रोवाइड करनी है टू द पुअर एंड द वल्नरेबल जो सिवियरली इंपैक्टेड है बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो सिवियरली इंपैक्टेड हैं उनको जो है वो सपोर्ट करनी है। ये क्रेडिट इज फ्रॉम द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो वर्ल्ड बैंक की जैसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो वो वहाँ से हमें ये जो है फंड्स मिलेंगे। और इस फंड से क्या होगा, बेसिकली स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो पुअर सेक्शंस हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से उनका जो बेसिकली उनकी जो इकोनॉमी है वो हर्ट हुई है, उनके बिजनेसेस हर्ट हुए हैं, उनके डेली लाइवलीहुड्स हैं वो हर्ट हुई हैं, तो उन लोगों को हेल्प करने के लिए ये सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। अब एक एलिमेंट्री नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है वो उसके काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वर्ल्ड बैंक को टोटली बोला जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसके अंदर जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है, जो IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब ये IDA क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लोन्स जो है वो प्रोवाइड करता है टू जो हमारी जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे ये काफ़ी सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट लोन्स का मतलब है कि वो लोन्स जिसका इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होता है और काफ़ी ज़्यादा उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, तो ऐसे सॉफ्ट लोन्स दिए जाते हैं ताकि ये लोग जो हैं, ये कंट्रीज़ जो हैं, अपने पुअरेस्ट
के लिए जो कुछ काम कर सकें। सो इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर रेसिपिएंट्स ऑफ IDA, तो ये भी जो नॉलेज है आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पाएंगे, तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की ऑलमोस्ट 5 ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज IBRD, जिसको हम फेमसली वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। सेकेंड इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्राइवेट फाइनेंस के लिए है, यानी कि अगर किसी कंपनी को फाइनेंस चाहिए तो वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से वो जो लोन है वो मांग सकती है। मीगा इज द फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योर करती है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो प्रोटेक्टेड है फ्रॉम सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स और समथिंग। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कुछ कंट्रीज के अंदर कुछ इंटरनेशनल डिस्प्यूट आ जाता है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट आ जाता है, तो वो भी इसके अंदर आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो IDA जो है ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है टू हेल्पिंग द पुअर पीपल। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, जो कि हमारी फोर्थ न्यूज़ आइटम है आज के उसकी। ये है बेसिकली एयरक्राफ्ट लीजिंग के ऊपर। देखिए एयरक्राफ्ट लीजिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है वो इंडिया के अंदर अभी मैच्योर नहीं हुई है, अंडर डेवलप्ड मार्केट है। उसके ऊपर एक कंसल्टेशन पेपर जो है वो लेके आए हैं, इसका के थ्रू ये कंसल्टेशन पेपर आया है। और जो IFSCA है ये एक बेसिकली एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब की तरह हम इसको डेवलप कर रहे हैं इन गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर। तो पहले हम एयरक्राफ्ट लीजिंग को समझ लेते हैं। देखिए एयरक्राफ्ट लीजिंग में क्या होगा, आप देखते होंगे कि हमारे देश के अंदर काफ़ी ऐसे जो हैं एयरक्राफ्ट कंपनीज़ हैं, जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं, जैसे जेट एयरवेज है, स्पाइस जेट है, या इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है। सो इस टाइप से काफ़ी हमारे देश के अंदर जो है वो जो है एयरलाइन कंपनीज़ हैं। तो एयरलाइन कंपनीज़ का बिजनेस कैसे होता है, आप ध्यान से इसके ऊपर देखना है। या तो एयरलाइन कंपनीज जो हैं, जैसे एयर एशिया, फॉर एग्जांपल एयर एशिया ले लेते हैं, या तो एयर एशिया जो है डायरेक्टली जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो जैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे है ना, फॉर एग्जांपल एक अंडरस्टैंड करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है और एक जो है वो एयरलाइन है। तो एयरलाइन क्या करेगी, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली परचेज करके एयरक्राफ्ट्स को उनको रन कर सकती है। सो एक तो ये मॉडल है, लेकिन ये मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं है। इसके अंदर एयर इंडिया जो है या फिर एयर एशिया जो इनको काफ़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो इससे एक बेटर मॉडल ये होता है कि कुछ कंपनीज बन जाती हैं जिनको बोलते हैं एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज। तो वो क्या करती हैं, वो बेसिकली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर से ये सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो परचेज करती हैं। परचेज करने के बाद ऑब्वियसली बात है ये जो पैसा है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स को दे देती हैं, और ये पैसा इनको कहाँ से मिलता है, या तो इनको लोन से मिल जाता है या फिर कुछ पब्लिक इन्वेस्टमेंट या कुछ शेयर मार्केट की तरफ से इनको पैसा जो है मिल जाता है। इसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी होती है, ये एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी फाइनली एयरक्राफ्ट को रेंट पे, आप जैसे लगा लो देसी भाषा में, रेंट पे ये जो है ये इन कंपनीज को प्रोवाइड करती हैं। और ये कंपनीज 25-30 साल के लिए वो एयरक्राफ्ट लीज पे ले लेती हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी। इस पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एयर एशिया जो है वो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी को डिफरेंट मॉडल्स, एयरक्राफ्ट लीजिंग मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स के अंदर ये जो है पेमेंट्स करेंगी, रेगुलर पेमेंट्स करेंगी। फॉर एग्जांपल एक मॉडल होता है जिसके अंदर सिर्फ वो कॉस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट ही जो है वो उसको पे करेंगी। सेकंड मॉडल होता है जिसमें मेंटेनेंस भी वो करती हैं। तो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी जो है उसके डिफरेंट मॉडल्स ऑफ लीजिंग एग्जिस्ट करते हैं, जो भी जिस अग्रीमेंट में आता है तो वो बेसिकली अग्रीमेंट के ऊपर ये पूरा साइन हो जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें पहला बेनिफिट तो ये है कि जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स है इनको वन टाइम जो इनका जो है वो मिल जाता है। एयर एशिया जो है उनको प्रॉब्लम ये नहीं आती कि अगर सपोज करो कल को कोई मार्केट जो है डाउन जा रही है और इनका कैपिटल कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर इनकी काफ़ी ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट जो है बच जाती है। और ये जो लीजिंग कंपनी है ये प्रॉफिट कमा लेती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसे जो है चलता है। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है बिजनेस मॉडल है एयरक्राफ्ट लीजिंग का, जो कि इंडिया के अंदर अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है। तो हमारे जो एयरलाइंस वाले हैं ये लोग सीधा ही परचेज कर रहे हैं फ्रॉम बोइंग एंड एवरीवन, जिसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और कैपिटल कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनके, आप जैसे आपको पता है कि काफ़ी एयरलाइंस जो हैं वो लॉस में चल रही हैं। तो अगर हम एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस इंडिया में स्टार्ट कर दें तो इनकी काफ़ी हद तक कैपिटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और इसका बेनिफिट होगा टू द एयरलाइन सेक्टर इन द कमिंग फॉरवर्ड, मतलब फ्यूचर के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर अगर हम लगा के चलते हैं कि इंडिया इज पॉइज्ड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। जनवरी 2019 के अंदर इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पब्लिश्ड अ रिपोर्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट रुपी रफ्तार, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि कैसे करके हम एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग और लीजिंग इंडस्ट्री को इंडिया में प्रमोट कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट को दिया गया है जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है IFSCA, जो हमारी गिफ्ट सिटी के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश
एस्टैब्लिश की गई है। गिफ्ट सिटी एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब है जो गांधीनगर के अंदर हम उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये जो इनोवेटिव जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर, ये इनोवेटिव फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज है उनके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी एंड फंड मैनेजमेंट। तो उनके अंदर इनका पूरा का पूरा जो है वो प्रोजेक्ट चलेगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ गाइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज विद रिस्पेक्ट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कॉल्ड नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। अब ये जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, पहले तो इसको समझ लेते हैं क्या है। अब आपको पता है कि हमारे देश के अंदर काफ़ी रिवर्स हैं, काफ़ी लेक्स हैं, काफ़ी अंडरग्राउंड वाटर है। कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं। एयर मॉइस्चर है, सॉइल मॉइस्चर है, अंडरग्राउंड वाटर है, रिवर्स हैं, लेक्स है, पॉन्ड्स हैं, नालाज हैं। तो काफ़ी हमारे देश के अंदर जो है ये इस टाइप से वाटर रिसोर्सेज हैं। लेकिन हमें वाटर रिसोर्सेज की जो मेजरमेंट का है, यानी कि कहने का मतलब है कि कितनी ये वाटर रिसोर्सेज है, यानी कि अगर मैं एक बेसिक सा आइडिया दूं कि अंडरग्राउंड वाटर कितना है, कहाँ पे कितना है, और इसका कंपैरिजन करूं ईयर टू ईयर के पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, या फिर रिवर्स के अंदर जो फ्लो है वो पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, और अदर फैक्टर्स के ये जो फ्लो है, ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इनके टोटल जो है वो सारा जो डेटा चाहिए हमें विद रिस्पेक्ट टू कि कितना वाटर रिसोर्स हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करता है। वो जो वाटर इन्फॉर्मेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो वाटर इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे देश में अभी तक इतना मैच्योर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट किया टू गेट दैट डेटा ऑफ वाटर इन्फॉर्मेशन। एंड उस डेटा को ये इन्होंने प्रोजेक्ट का नाम दिया नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। सो बेसिकली नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट इज नथिंग टू, इट इज टू अंडरस्टैंड कि हमारे देश के अंदर पानी का जो पूरा का पूरा वाटर का जो पूरा डेटा है वो कैसे हम उसको फाइंड करें। और उसके बाद वंस वी गॉट द डेटा, उसके बाद हम उसकी मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मैनेजमेंट उसके पॉलिसी डिसीजंस हैं, वो हम कैसे उसको ले सके। तो इस वजह से ये एक नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ने बहुत पहले स्टार्ट किया था। अब इसका फेज़ 3 चल रहा है। तो फेज़ 3 के अंदर, और ये आपको पता होना चाहिए कौन इसको कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो डेफिनेटली कर ही रही है, जो हमारी वाटर मिनिस्ट्री है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ प्रोजेक्ट विच इज़ सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको जो है वो किया था। अगर आप हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को देखें तो हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 1 जो 1995 और 2003 में था, फिर उसके बाद 2006 और 2014 में किया गया। अब नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 3 जो है वो चल रहा है, जो 2016 में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। एंड प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ टोटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से कोई इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। 100% ग्रांट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें दे रही है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर नेशनल रिपोजिटरी ऑफ वाटर रिसोर्स डेटा जो है उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसके अंदर पूरा पानी का जो इंफॉर्मेशन है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो सारी की सारी इस चीज़ के अंदर होगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। और इसके अंदर हम अगर देखें तो ये एक कुछ मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप वाटर जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सैटेलाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, है ना। सो उससे क्या होगा, टॉप डाउन एक्विजिशन सिस्टम, तो आप सैटेलाइट से पता कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, रडार्स के थ्रू इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक पूरा का पूरा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि भाई डेटा, ये पूरा का पूरा जो पानी है ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, और वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। और उस सारी चीज़ों को वेब पोर्टल्स के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। स्टेक होल्डर्स, जो भी हमारे जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो हमारी पब्लिक है, उन सबको अलर्ट्स भेजे जाएंगे, और एक ऑपरेशनल कंट्रोल रूम है वो इस सारी चीज़ को जो है वो मैनेज करेगा। तो इस टाइप से पूरा ये वाटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम चलेगा, और इस वाटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये किया जा रहा है। सो लेट्स गो टू द लास्ट टॉपिक गाइस। अब लास्ट टॉपिक है बेसिकली ऑफ दिस इंपॉर्टेंट जो एक अग्रीमेंट हुआ है, लोन अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके अंदर $1000 मिलियन देने की बात कर रहे हैं टू आत्मनिर्भर भारत अभियान थ्रू नरेगा। तो नरेगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, आपको जैसे पता है रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो इस स्कीम के तहत हम क्या कर रहे हैं, हम जो लोग कोविड-19 की वजह से जिनके लाइवलीहुड्स जो हैं वो खत्म हुए, तो नरेगा वॉज दी ओनली स्कीम जिन्होंने कुछ ना कुछ लाइवलीहुड इनको प्रोवाइड किया। स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो बेचारे अर्बन एरिया से माइग्रेट होकर रूरल एरियाज़ की तरफ गए, और उनको फिर जो है नरेगा ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो उसी नरेगा को थ्रस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ $1000 मिलियन का जो है अग्रीमेंट किया है, जिसका लोन पीरियड 30 ईयर्स का रहेगा। तो यानी कि अब न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसने काम करना शुरू कर दिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बेसिकली जो बैंक है उसको एस्टैब्लिश किया था ब्रिक्स कंट्रीज ने 2014 के अंदर, और इसका बेसिकली टारगेट यही था कि हम डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करवाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वहाँ पे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करवाने चाहिए। तो ये उनका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई के अंदर चाइना में, और इसका रीजनल ऑफिस जो है वो जोहान्सबर्ग
जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो इसको आप ज़रूर याद करिएगा। और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि हम अपने गरीब लोगों को, हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को, हमारे लेबरर्स को, हमारे किसानों को कैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर उनकी हेल्प जो है वो की जाए। और ये हमारा पूरा का पूरा ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ये भी देख लीजिए 5 कंट्रीज़ है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इन्होंने कोशिश की है कि हम तीनों मिलके ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें, जैसे अब इन्होंने है ना न्यू डेवलपमेंट बैंक जो शंघाई के अंदर है वो क्रिएट तो कर ही दिया है। इसके अलावा और भी जो है वो बातें चल रही हैं, जैसे करेंसी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, है ना, तो वो सारी जो हैं चीज़ें चल रही हैं। तो ये आज के जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस। अब थोड़े 2-3 हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच आर द फॉलोइंग कंट्री है जिन्होंने करेंसी मैनिपुलेटर वॉच रिलीज करते हैं। आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम्स कौन सी जो है वो बेसिकली किस यूनियन टेरिटरी के लिए लॉन्च की गई है। आंसर इज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कौन से इंस्टीट्यूशन का एक लेंडिंग आर्म है। आंसर उसका आ जाता है वर्ल्ड बैंक। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये आप जो है करंट अफेयर्स आज के ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू गाइज एंड टेक केयर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें, उसको मार्क करें और हमारी वीडियोज़ और फॉलो करें। थैंक यू एंड टेक केयर।